और एक जापानीज प्लेन टोक्यो के हैनेडा एयरपोर्ट में 367 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स के साथ लैंडिंग करने के लिए आ रहा था। जैसे ही ये प्लेन लैंड किया, उसके सामने रनवे पर एक दूसरा प्लेन दिखाई दिया और फिर हुआ एक जोरदार धमाका। ये हादसा कितना भयानक था, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि आग इतनी भीषण लगी थी कि प्लेन का मेटल पार्ट भी गर्मी से पिघल गया। आज आखिर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी कैसे इतनी बड़ी घटना घट गई? आइए पूरे केस को समझने की कोशिश करते हैं बिल्कुल ही आसान भाषा में आज के इस वीडियो में। 2 जनवरी 2024 एयरबस A350 का विमान जिसे JAL ऑपरेट कर रही थी, वो पिछले आधे घंटे से सप्पोरो एयरपोर्ट में इंतजार कर रहे थे टेक ऑफ के लिए। ये एयरबस A350 मॉडल का प्लेन था जो कि बोइंग 737 और एयरबस A320 जैसे प्लेन से काफी बड़ा है साइज में। यही वजह है कि ऑलमोस्ट इस प्लेन में 300 से 350 पैसेंजर्स आराम से बैठ सकते हैं। एयरलाइन कंपनी इन सीट्स को अपने हिसाब से भी अरेंज करती है ताकि सीट्स की संख्या को बढ़ाया जा सके। यही वजह है कि जापान एयरलाइन में 350 से भी अधिक 379 लोग सवार होने लगे। इनमें से 8 बच्चे थे और 12 क्रू मेंबर्स। यात्री और यात्रियों के सामान करीब आधे घंटे में सब कुछ लोड कर दिया गया और अब ये उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। इस प्लेन को हैनेडा एयरपोर्ट जाना था। कुछ ही देर में ये प्लेन अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़ा। आने वाले 1.5 घंटे में ये अपने डेस्टिनेशन हैनेडा एयरपोर्ट पहुंचने वाला था, जहां एक अनहोनी इस प्लेन का इंतजार कर रही थी। लेकिन जापान में इन सब के अलावा और भी कुछ था जो सही नहीं चल रहा था। नया साल जापान के लिए एक नई मुसीबत लेकर आई। जापान का पेनिनसुला शहर भूकंप के चपेट में आ गया। अभी तक 70 लोग मारे जा चुके हैं। लगभग 200 घर बिल्डिंग तबाह हो चुकी है। इस हादसे में हजारों की संख्या में लोगों को दूसरे जगहों पर शिफ्ट किया गया। ऐसे में खाने पीने की चीजों की बहुत कमी हो गई। इन सब की पूर्ति करने के लिए बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स की मदद लिया गया। जापानीज कोस्ट गार्ड -8 ये प्लेन भी ऐसे ही एक सप्लाई मिशन भूकंप में पीड़ितों के लिए जा रहे थे। इस प्लेन में भी सामान लोड करके 6 लोगों के साथ रनवे 34 राइट की ओर निकल पड़े, जहां से उन्हें टेक ऑफ करना था। शाम के हल्के हल्के रोशनी में बेखौफ जापान एयरलाइन एयरपोर्ट के रनवे नंबर 34 राइट से अलाइन होने लगा। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि जिस रनवे पर वो लैंडिंग कर रहे हैं वहाँ पहले से ही एक प्लेन मौजूद है। जापान एयरलाइन फ्लाइट 516 सही सलामत लैंड कर गया। इसके 4 से 5 सेकंड्स बाद ही -8 प्लेन सामने आ गया और दोनों की जोरदार टक्कर हो गई। इतनी तेज आग की लपटें उठी कि पूरे एयरपोर्ट में रोशनी फैल गई और आसमान धुएं से काला हो गया। इस पूरी घटना को CCTV कैमरे ने भी रिकॉर्ड कर लिया। कोलिजन के बाद भी ये प्लेन कुछ हजार फीट आगे की ओर बढ़ता रहा और फाइनली आगे जाकर रुक गया। इसी बीच यात्रियों को कहा गया कि वो खड़े ना हो, क्योंकि हो सकता है धुएं से कोई बेहोश हो जाए और भागने का रास्ता ब्लॉक हो जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि कोई भी अपना सामान टच नहीं करेगा। सब कुछ छोड़कर भागो। तब तक भागते रहो जब तक आप एक सुरक्षित दूरी पर ना पहुंच जाए। सारे यात्रियों ने बखूबी रूल्स को फॉलो किया और कुछ ही मिनटों में सारे यात्री प्लेन से बाहर निकल गए और आग तो मानो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। यात्रियों के बाहर आने के करीब आधे घंटे बाद इतनी भीषण आग लगी कि प्लेन का मेटल बॉडी भी पिघलने लगा। खुशी की बात तो ये थी कि जापान एयरलाइन के सभी यात्री, सारे क्रू मेंबर्स जिंदा बच निकले। वहीं -8 प्लेन जिसमें 6 लोग सवार थे, मौके पर ही 5 की मौत हो गई, जबकि एक पायलट को घायल अवस्था में बचाया गया और अभी वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। इस हादसे ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। भाई ATC क्या कर रहा था? कैसे ATC के आंखों के सामने एक ही रनवे पर 2 प्लेन आ गया? गलती कहां और कैसे हुई? ये सारे सवाल है जिनका इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो चुका है। ऐसे हादसे अपने पीछे बहुत सारे सबूत छोड़ जाते हैं। ये सबूत छुपा होता है इन तस्वीरों में, इन वीडियोज में। इन सबको देखने समझने के बाद मुझे ऐसे शॉकिंग बातें पता चली, ऐसी लापरवाही का पता चला जिसने इतने बड़े हादसे को अंजाम दे दिया। तो आइए समझते हैं विस्तार से इन्वेस्टिगेशन वीडियो में।
इस हादसे की शुरुआत करते हैं सीसीटीवी फुटेज से। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये चमकती हुई रोशनी जापान एयरलाइन की है। अगर हम इसके एंगल को नोटिस करें तो हमें आसानी से ये पता चल जाएगा कि ये प्लेन यहाँ पर टच डाउन कर चुका था। इसके 4 से 5 सेकंड्स बाद आग लगी। इट मीन्स वो दूसरा प्लेन अधिक दूरी पर नहीं रहा होगा। अंधेरे में इस सीसीटीवी फुटेज में हमें कुछ दिख तो नहीं रहा, इसलिए पूरे सीन को समझने के लिए मैंने अपने कंप्यूटर में इस पूरे केस को सिमुलेट किया, ठीक वैसे ही जैसा कि रियल में हुआ। दोनों प्लेन के पोजीशन को समझने के लिए हम 3D ग्राफिक्स की मदद लेते हैं। ये उसी एयरपोर्ट का मॉडल है और इसमें मैंने कैमरा भी वहीं पर फिट किया है जहाँ पर ओरिजिनल सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया गया है। अब यहाँ पर मैंने प्लेन को ठीक उसी तरह से लैंड कराया जैसा कि जापान एयरलाइन फ्लाइट 516 लैंड किया था। दोनों फुटेज में प्लेन के लैंडिंग के बाद अगर हम सेकंड्स को काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, इसी 5वें सेकंड में ब्लास्ट हुआ। सिमुलेशन में हम देख सकते हैं इस 5 सेकंड्स में ये प्लेन यहाँ तक आ गया। इट मीन्स डैश 8 प्लेन ऑलमोस्ट यहीं पर रहा होगा और इसकी संभावना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर टैक्सी वे है। इसी रास्ते से प्लेन रनवे तक पहुँचता है। इसके अलावा हम ये भी समझ सकते हैं कि डैश 8 इस डायरेक्शन में मुड़ा होगा ताकि वो आगे जाकर टेक ऑफ कर सके और यहीं पर जापान एयरलाइन फ्लाइट 516 पीछे से डैश 8 के साथ टकरा गया। नाउ अब हमें ये आइडिया लग गया कि जापान एयरलाइन कहाँ कैसे डैश 8 से टकराया। नाउ अब हम समझते हैं कि गलती कहाँ हुई। दोस्तों, मुझे सबसे बड़ी गलती दिखाई देती है डैश 8 और ATC की। डैश 8 को भी टेक ऑफ करना था, इसलिए ATC ने उसे कहा होगा कि ठीक है आप रनवे की ओर जाओ और होल्ड करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो टेक ऑफ प्रोसेस को शुरू कर दे। दरअसल ऐसे केस में रनवे के साइड में ही प्लेन को होल्ड करके रखना होता है। एक बार जब रनवे खाली हो जाए तब ATC से कंफर्म होकर टेक ऑफ के लिए आगे जाना होता है, लेकिन डैश 8 बिना परमिशन के रनवे पर पहुंच गया। उधर जापान एयरलाइन को पता ही नहीं था कि रनवे पर क्या चल रहा है। रात के अंधेरे में हो सकता है कि वो डैश 8 को भी देख ना पाया हो और यही वजह है कि इतना बड़ा हादसा हो गया। नाउ ATC पर भी कई सारे सवाल उठ सकता है कि उसके पास तो रडार होता है, वो अपने टावर से ही एयरपोर्ट में चल रहे सारे गाड़ियों को, सारे प्लेन्स को ट्रैक कर सकता है कि कौन सा प्लेन कहां पर है। तो फिर इतनी सारी जानकारी होने के बावजूद भी ATC ने इतने बड़े हादसे को होने कैसे दे दिया। दोस्तों, ये बात तो सच है कि आजकल के ATC टावर बहुत एडवांस हो चुका है। कौन सा प्लेन एयरपोर्ट के किस हिस्से में है सब कुछ ATC को पता चल जाता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर भी गलती हो सकती है। कैसे, आइए समझते हैं। सपोज एक प्लेन यहाँ पर है, अब ये टैक्सिंग करते हुए 1000 फीट आगे जाता है। ऐसे में ATC साफ साफ देख सकता है, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब प्लेन का मूवमेंट बहुत कम हो। फॉर एग्जाम्पल, जिस प्लेन को यहाँ पर होल्ड करने के लिए कहा गया वो प्लेन वहाँ से 40 फीट आगे जाकर होल्ड किया। ऐसे में ATC इस 40 फीट के डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पाता है। उसे लगेगा कि प्लेन वहीं पर है जबकि वो 40 फीट आगे खड़ा है। साफ शब्दों में कहा जाए, अगर प्लेन अपने जगह से थोड़ा आगे या पीछे भी हो तो रडार उतने एक्यूरेसी से नहीं दिखा पाता और ATC को लगता है कि हाँ, प्लेन उसी के आसपास तो होल्ड किया हुआ है। हैनेडा एयरपोर्ट के ATC को भी ठीक ऐसा ही लगा होगा। डैश 8 को यहाँ पर होल्ड करना था। ATC ने अपने रडार पर देखा भी होगा तो उसे दिखा होगा कि प्लेन इस एरिया में है जहाँ उसे होना चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे डैश 8 मूव करते हुए रनवे की ओर बढ़ रहा था और इस छोटे से मूवमेंट को रडार उतने एक्यूरेसी से डिटेक्ट नहीं कर पाता, और अगर करता भी है तो उतने बड़े एरिया के एयरपोर्ट को अगर एक छोटे से मॉनिटर में देखा जाए तो एक्यूरेसी का उतना पता नहीं चल पाता। मे बी यहाँ पर ATC को नहीं पता होगा कि डैश 8 अपने होल्डिंग पोजीशन से आगे जा चुका है। नाउ यहाँ पर एक और सवाल आता है कि प्लेन में तो रेडियो होता है, तो क्या वो आपस में बात नहीं कर सकते थे कि कौन सा प्लेन कहाँ पर है? वेल, जवाब है हाँ, बात तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर भी गलती हुई। आइए इसे भी समझते हैं। आपने FM रेडियो सुना होगा। सारे रेडियो चैनल का अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है और जो भी उस फ्रीक्वेंसी में अपना रेडियो लाएगा उसे वो रेडियो चैनल सुनाई देने लगेगा। कुछ ऐसा ही एयरपोर्ट में भी होता है। हैनेडा एयरपोर्ट का ही एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर 3 रनवे है। मान लो कि 2 प्लेन सेम रनवे से टेक ऑफ करने वाला है,
तो यहाँ पर एटीसी क्या करेगा कि दोनों प्लेन से बात करने के लिए वो सेम फ्रीक्वेंसी का यूज करेगा। मान लो कि वो फ्रीक्वेंसी है 101 मेगाहर्ट्ज। यहाँ पर दोनों प्लेन का पायलट अपने रेडियो में 101 मेगाहर्ट्ज को ट्यून करके रखेगा। ऐसे में दोनों पायलट एटीसी से और आपस में भी बात कर सकते हैं, यानी कि तीनों को पता रहेगा कि वो कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन मान लो कि तीसरे रनवे पर एक और प्लेन लैंड कर रहा है। इस प्लेन को उन दोनों प्लेन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों का रनवे एकदम अलग है। इसलिए ये जो तीसरा एयरक्राफ्ट है उसे अपने रेडियो को 101 फ्रीक्वेंसी में ट्यून करने की जरूरत नहीं है। वो अलग फ्रीक्वेंसी में एटीसी से बात कर सकता है। अब वापस आते हैं डैश 8 और जापान एयरलाइन के पास। इन दोनों प्लेन को सेम रनवे यूज करना था, इसलिए यहाँ पर एटीसी और दोनों प्लेन को एक ही फ्रीक्वेंसी में रेडियो कॉल करना चाहिए था, ताकि तीनों एक दूसरे से बातचीत कर सके और सभी को एक दूसरे का पोजीशन पता हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डैश 8 अलग फ्रीक्वेंसी में बात कर रहे थे, वहीं जापान एयरलाइन अलग फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहा था। यही वजह है कि दोनों प्लेन के पायलट को एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं चला और एक ही रनवे में दोनों प्लेन आ गया। नाउ अब आपको आइडिया हो गया होगा कि गलती कहां और कैसे हुई। अब बात करते हैं कि इतनी भीषण आग लगने के बाद भी सारे पैसेंजर सही सलामत कैसे बच गए। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि फायर फाइटर्स ने आग बुझाने की कोशिश क्यों नहीं किया, क्यों वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। तो आइए इन सब का जवाब भी जान लेते हैं। बात करें आग की, तो जब जापान एयरलाइन लैंड किया तो उसके सामने डैश 8 इतना छोटा था कि वो जापान एयरलाइन के फ्यूल टैंक को टच भी नहीं कर सकता था। लेकिन डैश 8 का टेल की हाइट काफी थी, मे बी इसी से प्लेन का नोज टकराया होगा। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं प्लेन का नोज कितना डैमेज हो चुका है। आगे इसने प्लेन के नोज व्हील को भी डैमेज कर दिया। डैश 8 अभी अभी निकला था, यानी कि इस प्लेन के टैंक में काफी मात्रा में फ्यूल भरा होगा। इसी फ्यूल में आग लगी। इट मीन शुरुआत में जो आग हमने देखा वो आग डैश 8 की थी, न कि जापान एयरलाइन की। डैश 8 में लगी आग ने जापान एयरलाइन में भी आग भड़का दिया। लेकिन धीरे धीरे इससे फायदा ये हुआ कि यात्रियों को समय मिल गया भागने के लिए। अगर ये आग बड़े प्लेन के फ्यूल टैंक में लग जाती तो शायद कोई भी नहीं बचता। अब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि इतनी भीषण आग लगने के बावजूद भी कैसे सारे के सारे पैसेंजर्स जिंदा निकल गए। नाउ अब आग बुझाने के प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। अगर आपने सीसीटीवी फुटेज को देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि ये फायर फाइटर्स आग कम बुझा रहे हैं और खड़े होकर तमाशा ज्यादा देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर ऐसा लगता है, पर ऐसा है नहीं। समझने वाली बात है कि इतनी भीषण आग लगी है। इस भीषण आग के सामने ये ट्रक कितना छोटा लग रहा है। ये अपने टैंक का सारा पानी भी डाल देगा तो आग नहीं बुझने वाली। इसके जैसे 20 ट्रक भी आ जाए तब भी वो सारे मिलकर आग नहीं बुझा पाएगा। लाखों गिलन फ्यूल भरा होता है भाई, इतना जल्दी नहीं बुझेगा। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि पैसेंजर्स बच गए टेंशन फ्री। आग जल रहा है तो भाई जलने दो, कभी न कभी तो बुझ ही जाएगी। हाँ, लेकिन आग को ऐसे जलाएं कि वो एक कंट्रोल्ड मैनर में चलता रहे, किसी भी तरह का ब्लास्ट ना हो। इसलिए फायर फाइटर्स ने बुद्धिमानी दिखाकर आग को बुझाने के बजाय आराम से इसे जलने दिया। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि भाई जापान इतना हाईटेक कंट्री है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो फायर फाइटर्स की कमी कैसे हो गई। जापान को तो गाड़ियों की लाइन लगा देनी चाहिए थी। इतना पानी डालो कि आग ही बुझ जाए। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो सबसे पहले आपके जोश को सलाम। लेकिन ये जोश तभी काम करेगा जब आप होश में हो। जरा सोच के देखो, तेज आग जल रही है, टैंक में भरा फ्यूल पूरा गर्म हो चुका है और इस गर्म तेल में पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा। कभी घर में डाल के देखना तो पता चलेगा। खैर, मैं आपको बता दूं कि ऐसे केस में जहां आग फ्यूल की वजह से लगी हो, जहां गर्म फ्यूल पूरे जमीन पर फैला हुआ हो, ऐसे में कभी भी आग को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसके जगह पर फोम डाला जाता है। खैर, इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। घर बैठे बैठे बस इतनी ही जानकारी मिल पाया। उम्मीद है पूरा केस स्टडी आपको समझ में आ गया होगा। आगे जब 1-2 साल बाद इसका ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगा तब भी इस फाइनल रिपोर्ट पर एक वीडियो बनाऊंगा। ऐसे इन्वेस्टिगेशन वीडियोस और देखने के लिए हमें सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए